उसमें शॉर्ट केस में मिलता है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। Now, what is a reflex? So, reflex is an involuntary response to a stimulus, integrity of which depends on an intact reflex arc. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो जब भी आपको रिफ्लेक्स मिलेगा कोई भी एलिसिट करने के लिए, आपसे ये पूछा जाएगा रिफ्लेक्स होता क्या है। तो रिफ्लेक्स एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है कोई भी स्टिमुलस के लिए। जैसे कॉमनली कोई भी स्टिमुलस होता है, पिन प्रिक हो गया या फिर कुछ भी हॉट स्टिक लग गया, आप इमीडिएटली अपना हैंड क्या करते हो, विड्रॉ कर लेते हो, तो वो पूरा क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। तो रिफ्लेक्स जो है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस, जिसकी इंटीग्रिटी विल डिपेंड ऑन एन इंटैक्ट रिफ्लेक्स आर्क। सो अगर रिफ्लेक्स आर्क इंटैक्ट नहीं है, then reflex will not occur. So अगर reflex arc के कोई भी component में कुछ भी damage है, again reflex will not occur. So minimize करते हैं। Now the components of reflex arc are mainly 5 components होते हैं। First होता है receptor, second is afferent neuron, third is the integrating center, fourth is the efferent neuron and fifth is the effector. So these are the 5 components. So जैसे डायग्राम में देख रहे हो, नंबर 1 जो लिखा हुआ है वो रिसेप्टर है, जो यहाँ पे रिसेप्टर जो यहाँ पे बना हुआ है वो है मसल स्पिंडल। सो एग्जाम तुम्हारा थ्योरी में मसल स्पिंडल हो गया, थ्योरी में तुमने रिसेप्टर्स पढ़े होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। यस मैम। जैसे फ्री नर्व एंडिंग्स, मर्कल्स, डिस्क और ये सारे। तो अब उसी रिसेप्टर में एक टाइप का रिसेप्टर होता है मसल स्पिंडल, ये शायद तुम्हारा बाद में होगा अभी। सो इसमें जो रिसेप्टर बना हुआ है नंबर 1 वो क्या है, मसल स्पिंडल। अब उससे जो न्यूरॉन जा रहा है वो है एफरेंट न्यूरॉन। तो बेल-मेगेंडी लॉ पढ़ा होगा तुमने। बेल-मेगेंडी लॉ क्या कहता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट होती है वो सेंसरी होती है, और वेंट्रल रूट क्या होती है, मोटर होती है। So dorsal root is sensory और it carries the afferent neuron. So आपकी बॉडी से कोई भी इम्पल्स जो होगी वो किससे ट्रैवल करेगी, एफरेंट न्यूरॉन से, वो किसी इंटीग्रेटिंग सेंटर पे पहुंचेगी, जैसे स्पाइनल कॉर्ड पे जो नंबर 3 है, और वहां से 4th नंबर जाएगा जो कि है इफरेंट न्यूरॉन, या जो इफेक्टर होगा जो मसल पे जाएगा, या 5th नंबर दैट इज द इफेक्टर। तो मान लो जैसे पिन प्रिक है, या आपने कोई भी हॉट स्टिमुलस को टच कर दिया, तो वो सेंसेशन हॉट की जो होती है वो आपके वहां पे रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, जो टेम्परेचर के रिसेप्टर्स होते हैं। फिर वहां से एफरेंट पाथवे क्या होगा, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है उसके लिए पहले वहां से सेंसरी न्यूरॉन जाएगा, फिर वो इंटीग्रेटिंग सेंटर जैसे स्पाइनल कॉर्ड पे गया, फिर वहां से इफेक्टर निकलेगा जो इफरेंट न्यूरॉन है वो निकलेगा 4th नंबर, और वो मसल को सप्लाई करेगा, और रिटर्न में मसल क्या करेगी, फटाफट कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, और अपना आप हैंड क्या करते हो, विड्रॉ कर लेते हो। सो ये 5 कंपोनेंट्स है रिफ्लेक्स आर्क के। सो व्हेन अ receptor is stimulated, a generator potential will be generated there. Then the impulse will travel in the afferent neuron, and as you know in the neuron action potential will be generated. Then it will reach an integrating center like spinal cord, and there either it will excite the neuron or it will inhibit the neuron. So depending, either EPSP, that is excitatory postsynaptic potential will be generated, or IPSP, that is inhibitory postsynaptic potential will be generated. Then the impulse will travel into the efferent neuron,
and again here the action potential will be generated. Now the efferent neuron will ultimately reach the effector. Suppose it is a muscle. Then at NMJ, neuromuscular junction, end plate potential will be generated. As you all know, acetylcholine will be released. It will travel through the synaptic cleft and it will act on the postsynaptic membrane. So it will result in formation of end plate potential. Then in the muscle will contract, calcium will be released, and in the muscle, action potential will be generated. So these are the main components of the reflex arc. That is the 5 main components, and you should know at which level which type of potential is generated. Next. Excuse me, ma'am. Ma'am, please let in Tanu Yadav. She got disconnected. Now what is synaptic delay? You all know about it. That it is the time which is taken by the neurotransmitter to be synthesized, released, and then act on the synaptic membrane. Now approximately synaptic delay for knee jerk is 0.9 seconds. Now what is reaction time? Reaction time is the time taken between the application of the stimulus and first appearance of response. Like for knee jerk it is 24 millisecond. So for example, आपने knee के tibial tuberosity पे टैप करा हैमर से और वो पूरी इम्पल्स जो है वो गई एफरेंट न्यूरॉन से इंटीग्रेटिंग सेंटर पे, फिर वहां से आई इफरेंट न्यूरॉन पे और अल्टीमेटली क्वाड्रिसेप्स मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करी और आपकी नी क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई. सो ये जो पूरा ट्रैवल हुआ पाथवे, इस पूरे पाथवे में जो टाइम लगा that is known as reaction time and it is 24 millisecond for knee jerk. Now this is important, like अगर किसी को कोई disorder है, suppose hypothyroidism है, तो उसमें क्या होता है, reflexes delayed हो जाते हैं. So knee jerk का time जो होगा वो increase हो जाएगा. So this is the way how you can diagnose if the person is having any type of disorder or not. So hypothyroidism में क्या होगा, knee jerk का टाइम इंक्रीज हो जाएगा. फिर एक टर्म होता है सेंट्रल डिले. सेंट्रल डिले क्या होता है कि आपका इम्पल्स तो पहुंच गया इंटीग्रेटिंग सेंटर पे और इंटीग्रेटिंग सेंटर से वो कितनी देर में बाहर निकला, दैट इज नोन एज सेंट्रल डिले. मतलब जो वो बीच वाला टाइम है इंटीग्रेटिंग सेंटर में ही उसको कितना टाइम लगा, दैट इज सेंट्रल डिले. नेक्स्ट. Ma'am, please let in Ujjwal Chhabra. He is in waiting room. अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस. सो जो मैंने पीडीएफ भेजा था उसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन थी एनाटॉमिकल बेसिस पे और अलग अलग क्लासिफिकेशन थी, कंडीशनड एंड अनकंडीशनड, विड्रॉल रिफ्लेक्स. ये सब तुम थ्योरी में पढ़ोगे, नवीन सर पढ़ाएंगे. सो मेनली जो ह्यूमन लैब से रिलेटेड है, जो मेनली तुम पढ़ोगे ह्यूमन लैब से रिलेटेड, वो होते हैं दो टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस. सो रिफ्लेक्सेस को बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, वेदर दे आर सोमैटिक और दे आर विसरल, और डीप टेंडन है, सुपरफिशियल है, पॉलीसिनैप्टिक है, मोनोसिनैप्टिक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है. बट जो क्लिनिकली जिस क्लासिफिकेशन से वी आर कंसर्न फॉर एनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज deep tendon reflexes and superficial reflexes. So deep tendon reflexes are produced due to stimulation of muscle tendon and superficial reflexes are produced due to stimulation of any mucous membrane or skin or gland. तो deep tendon में नाम में आ रहा है टेंडन. तो टेंडन का होता है जब मसल एंड होती है और वो किसी भी बोनी स्ट्रक्चर पे अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ अ टेंडन. तो जब आप टेंडन को स्टिमुलेट करते हो तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आएंगे, और जब भी आप किसी म्यूकस मेम्ब्रेन को, ग्लैंड को या सुपरफिशियल स्किन को स्टिमुलेट कर रहे हो तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आएंगे. फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का जो रिसेप्टर है वो होता है मस्कल स्पिंडल, और सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस का जो रिसेप्टर होता है वो होता है फ्री नर्व एंडिंग्स.
Now the deep tendon reflexes are monosynaptic and superficial reflexes are polysynaptic. इसका मतलब क्या है कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स में सिर्फ एक ही साइनैप्स प्रेजेंट है, तो जो एफरेंट न्यूरॉन इंटीग्रेटिंग सेंटर में पहुंचेगा वहां से डायरेक्टली इफरेंट न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा. बट सुपरफिशियल में क्या होगा, जब एफरेंट न्यूरॉन इंटीग्रेटिंग सेंटर में पहुंचेगा उसके बाद वो फर्दर और न्यूरॉन्स को सप्लाई करेगा, इंटर न्यूरॉन्स को बीच में, और उसके बाद अल्टीमेटली द सप्लाई विल गो इनटू द इफरेंट न्यूरॉन. So this is a basic difference between deep tendon reflex and superficial reflex, which is asked in the bio also if you get any type of reflex. और most commonly यही पूछा जाता है कि deep tendon monosynaptic है और superficial जो होते हैं वो polysynaptic होते हैं. Next. Now, the instrument that is used to elicit a deep tendon reflex is a hammer, clinical hammer या फिर पटेलर हैमर बोलते हैं. तो अब उसके पार्ट्स क्या होते हैं, रबर पैड होता है, जैसे हमारे पास होगा हैमर, या तुमने देखा ही होगा. तो उसके आगे एक ब्लैक कलर का रबर पैड होता है, फिर हैंडल होता है और उसमें एक पॉइंटेड एंड और ब्रश होता है. अब जो ये रबर पैड होता है, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट रबर which has a triangular shape. And this is used to give stimulus for eliciting reflexes. Then it has a metallic handle which is used to hold a hammer. Then a pointed end is there which is usually covered. It is used to elicit pain sensation. Then a blunt, this pointed end or blunt end is also used for plantar reflex, Babinski sign. And brush is used to elicit the touch sensation. तो जैसे डायग्राम में देख लो, लेफ्ट साइड में मोस्ट कॉमनली यूज हैमर है और राइट साइड में उसके डिफरेंट और टाइप्स जो पॉसिबल है, लाइक सर्कुलर हैमर भी होता है और एक स्क्वायर शेप्ड हैमर भी होता है. तो अब जो तुम डायग्राम देख रहे हो उसमें जो मरून कलर का पार्ट है, दैट इज जो रबर है उसकी सॉफ्ट रबर. इसमें देख लो जैसे कि आगे पॉइंटेड एंड है और पीछे ब्रॉड एंड है. सो जब भी आप कोई डीप टेंडन रिफ्लेक्स एलिसिट कर लो उसमें डिपेंड करेगा नैरो टेंडन पे हिट कर रहे हो या फिर ब्रॉड टेंडन पे. तो जैसे बाइसेप्स का टेंडन होता है वो नैरो होता है, सो उसके लिए हम पॉइंटेड एंड ऑफ हैमर यूज करते हैं. जो आगे वाला नैरो एंड है, जो ट्रायंगल का एपेक्स है, ठीक है, और जो ट्रायंगल का बेस है, जो रबर ट्रायंगल का बेस है, वो आप ब्रॉड टेंडन पे हिट करते हो, जैसे नीचे के लिए. सो नीचे के लिए ब्रॉड टेंडन पे ब्रॉड है उस पे हिट करने के लिए ट्रायंगल का ब्रॉड एंड जो बेस एंड है वो यूज करोगे, और जो रबर ट्रायंगल का पॉइंटेड एंड है दैट इज यूज्ड फॉर टेंडन्स व्हिच आर शॉर्ट और नैरो लाइक फॉर बाइसेप्स. अब ये हैमर में तुम्हें पॉइंटेड एंड दिख रहा होगा आगे जो एकदम पॉइंट बना हुआ है, सो वो पॉइंटेड एंड होता है बैलेंसी रिफ्लेक्स या कुछ भी प्लांटर रिफ्लेक्स के लिए, और एक ब्रश होता है उसमें फॉर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स. तो अगर तुम्हारे पास अभी घर पे भी हैमर हो उसको खोल के देख लेना, या फिर जब कॉलेज में आओगे तो उसको ओपन करना, नीचे से उसमें से दो अलग पार्ट्स निकलेंगे. Now the deep tendon reflexes mainly 6 होते हैं, biceps jerk, triceps, supinator, jaw jerk, knee jerk और ankle jerk. अब इसका रिसेप्टर क्या था, मसल स्पिंडल. अब व्हाट इज एक्चुअली मसल स्पिंडल? सो मेनली मसल स्पिंडल एक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है which is a mechanoreceptor or a stretch receptor. So बॉडी में और कौन से स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं? ह्यूमन बॉडी में और कौन से स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं? तो पढ़ा होगा कीमो रिसेप्टर्स होते हैं. कैरोटिड बॉडी वो क्या होती है, स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच सेंसिटिव होती है ना कैरोटिड साइनस से. सो सिमिलरली मसल स्पिंडल जो है वो एक स्ट्रेच रिसेप्टर है या मैकेनो रिसेप्टर है और स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है.
अब बॉडी में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं और इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स। सो जो तुम्हें अपनी मसल में नॉर्मली दिख रहे हैं फाइबर्स, वो सारे हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर। तो एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं जो आपको मसल पहले दिख रही है, जैसे बाइसेप्स की या ट्राइसेप्स की, कोई भी। सो जो मसल फाइबर्स विजिबल हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स हैं, और जो इंट्रा फ्यूजल होते हैं वो अंदर प्रेजेंट होते हैं, डीप सीटेड होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन सीरीज विद द एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर। सो सीरीज में प्रेजेंट होते हैं इंट्रा फ्यूजल फाइबर, और ये इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं, ये पार्ट होते हैं मसल स्पिंडल के। अब जैसे तुम डैश लाइन देख रहे हो, पिंक और व्हाइट कलर की स्ट्राइडेड लाइंस बनी है, तो एक्स्ट्रा फ्यूजन में तो थ्रू आउट स्ट्राइडेड है, बिकॉज एक्स्ट्रा फ्यूजन फाइबर्स क्या है, स्केलेटल मसल व्हिच आर वॉलंटरी एंड आर स्ट्राइडेड, बट अंदर क्या दिख रहा है, इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स, और वो इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स जैसे स्पिंडल शेप्ड है और उनकी एंड्स ही सिर्फ स्ट्राइडेड है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा फ्यूजल एंड इंट्रा फ्यूजल। जो आपको नॉर्मली विजिबल है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल है, और जो अंदर होता है वो इंट्रा फ्यूजल है, और इंट्रा फ्यूजल के सिर्फ एंड्स जो होते हैं वो स्ट्राइडेड होते हैं, और सेंट्रल पार्ट जो होता है वो नॉन स्ट्राइडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रा फ्यूजल के सिर्फ जो एंड्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल है, एंड सेंटर पार्ट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। नाउ दिस इंट्रा फ्यूजल फाइबर विल फॉर्म द मसल स्पिंडल। सो जब भी आप डीप टेंडन रिफ्लेक्स के लिए कुछ भी टेंडन को स्टिमुलेट करोगे, तो ये जो मसल स्पिंडल है या इंट्राफ्यूजल फाइबर है वो स्टिमुलेट होता है। सो अब ग्रीन कलर से नंबर 1 देखो, वो नंबर 1 क्या है, वो एफरेंट न्यूरॉन है जो कि इंट्राफ्यूजल फाइबर से जाएगा, वो जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में यानी इंटीग्रेटिंग सेंटर में, और वहां से थर्ड और सेकंड फाइबर निकल रहे हैं। अब ये सेकंड और थर्ड दोनों ही इफेरेंट हैं, और जो अल्फा फाइबर है वो इंट्राफ्यूजल को सप्लाई कर रहा है, और जो गामा फाइबर्स है वो एक्स्ट्राफ्यूजल। सो अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स आता है उसमें ये पूछा जाता है मसल स्पिंडल, तो ये पता होना चाहिए। मसल स्पिंडल क्या है, जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं वो, और वो स्पिंडल शेप है, उसके सिर्फ एंड कॉन्ट्रैक्टाइल है एंड सेंटर पार्ट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। So when the muscle spindle is stimulated, then the afferent neuron, जो है number 1 वाला, that travels to type 1A and type 2 fibers. ये तो nerve fibers की classification में पढ़ चुके हो, type 1A, type 2, type 3. तो जो type 1 और type 2 होते हैं वो उसके afferent होते हैं, spinal cord में है, और वहाँ से निकलेगा type 2 and जो second number और third number है, अल्फा फाइबर्स एंड गामा फाइबर्स। गामा फाइबर्स इंट्राफ्यूजल को सप्लाई कर रहे हैं, और जैसे देख रहे हो सिर्फ एंड्स को सप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज उसके एंड्स ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल है, और जो अल्फा फाइबर है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल को सप्लाई करता है। अब इसमें नंबर 4 लिखा हुआ है अल्फा गामा कोएक्टिवेशन, वो तुम थ्योरी में समझना क्या होता है, बस इतना याद रखना। स्पाइनल कॉर्ड में वो साइनैप्स करते हैं मेनली गामा टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पे, जैसे तुमने लोअर मोटर न्यूरॉन और अल्फा अपर मोटर न्यूरॉन पढ़ा होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे 2 न्यूरॉन्स होते हैं अल्फा और गामा। तो ये जाके सप्लाई करते हैं गामा न्यूरॉन्स पे, और वहां से फाइबर्स निकलते हैं अल्फा और गामा, मतलब अल्फा फाइबर्स और गामा फाइबर्स दोनों निकलेंगे। तो अब जो हमने डिस्कस करे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, अब ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स मेनली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर बैग एंड दूसरे होते हैं न्यूक्लियर चेन। सो जो ऊपर बना हुआ है वो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं, और जो नीचे है वो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं। सो अभी बस इतना याद रख लो कि मेनली 1A और 2 ये दोनों टाइप 1A और टाइप 2 जो है वो एफरेंट है, और इफरेंट होते हैं अल्फा और गामा। सो जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क है उसमें रिसेप्टर मसल स्पिंडल है, फिर एफरेंट जाएगा टाइप 1A और टाइप 2 फाइबर से, इंटीग्रेटिंग सेंटर स्पाइनल कॉर्ड है, इफरेंट आएगा अल्फा फाइबर्स और गामा फाइबर्स से, ठीक है। अल्फा फाइबर्स और गामा फाइबर्स से आया इफरेंट,
गामा जो है वो इंट्राफ्यूजल को सप्लाई करेगा और अल्फा एक्स्ट्राफ्यूजल को, और इफेक्टर क्या होगा, मसल। नेक्स्ट, now why do we examine these reflexes? So purpose of examination is whether the reflex is present or absent, and if it is present, whether it is normal or is it showing the signs of influence that some higher center is defective. If the reflex is absent, whether the arc breached is motor or sensory, and if the abnormality is unilateral or bilateral, and which level of the nervous system might be affected. So this is the purpose of examination. मतलब हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स एग्जामिन क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये है, ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और यूनिलेटरल में डिफेक्ट आ रहा है या बायलेटरल में, अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस है या लोअर मोटर न्यूरॉन के, वो सारा हम एग्जामिन करते हैं रिफ्लेक्सेस। Now the reflexes which we examine. So पहला इसमें जॉ जर्क लिखा है। जॉ जर्क में क्या करते हो, जॉ मतलब मिडल ऑफ जॉ पे टैप करते हो, रिस्पॉन्स क्या आता है, क्लोजर ऑफ माउथ। एफरेंट नर्व क्या है, क्रेनियल नर्व 5, इंटीग्रेटिंग सेंटर इसका पॉन्स है, और ईफ्रेंट है क्रेनियल नर्व 5। सो अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स आता है उसमें कॉमनली पूछते हैं which is the only type of deep tendon reflex which is carried by a cranial nerve. So answer is jaw jerk reflex. इसके अलावा जैसे तुम देख रहे हो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सुपिनेटर, एंकल या पटेलर जर्क मतलब नी जर्क, ये सब में रिफ्लेक्स जो होता है वो कैरिड है बाय दी स्पाइनल नर्व। सिर्फ जॉ जर्क में रिफ्लेक्स इज कैरिड बाय अ क्रेनियल नर्व। ठीक है, बाइसेप्स में क्या करोगे, बाइसेप्स पे टैप करोगे और रिस्पॉन्स आता है, फ्लेक्शन होती है एल्बो पे, और नर्व इसमें होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रूट वैल्यू C5 C6। तो अब अगर तुमसे मान लो बाइसेप्स जर्क का पूरा रिफ्लेक्स आर्क पूछे तो क्या होगा, कोई भी बताओ, अगर बाइसेप्स का रिफ्लेक्स आर्क पूछा जाए, बाइसेप्स जर्क का, तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या आएगा? स्टिमुलस फर्स्ट, स्टिमुलस, ठीक है, वो तो आपने टेंडेंसी रिसेप्टर क्या होगा, स्टिमुलस ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स पर, नहीं, रिसेप्टर तो इंट्राफ्यूजल मसल रिसेप्टर, यस, मसल स्पिंडल रिसेप्टर है। फिर एफरेंट किससे जा रही है, मस्कुलोक्यूटेनियस, मस्कुलोक्यूटेनियस, इंटीग्रेटिंग सेंटर, फाइनल कॉर्ड, फाइनल कॉर्ड है C5 C6 की लेवल पे। तो यहाँ पे रूट वैल्यू दी हुई है C5 C6, या बाकी सब में C6 C7, ये हमारे इंटीग्रेटिंग सेंटर है। ठीक है, फिर ईफ्रेंट आ रही है वापस से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से, और इफेक्टर क्या है, बाइसेप्स की मसल। ठीक है, तो रिसेप्टर आ रहा है मसल स्पिंडल जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। अब ऐसे ही सब में, जैसे ट्राइसेप्स में आपने ट्राइसेप्स के टेंडन पे टैप करा तो एक्सटेंशन होगी, एफरेंट रेडियल नर्व है, इंटीग्रेटिंग सेंटर या जो रूट वैल्यू है वो C6 C7 है, और एफरेंट रेडियल नर्व है। सुपिनेटर जब में आप स्टाइलॉइड प्रोसेस पे टैप करते हो, सो इसमें ये रिस्ट वाला दोनों करने की जरूरत नहीं है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मेनली वो सुपिनेटरली कवर हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नी जर्क होता है, नी जर्क में आप पटेलर टेंडन या जो टिबियल ग्रॉसिटी होती है वहां पे टैप करो। इसकी रूट वैल्यू
L3 L4 और फिर एंकल कर्व S1 S2। तो अब अपर लिम्ब में बाइसेप्स फ्लेक्स। अब मैं आपको सारी पोजीशन बता रही हूँ कैसे करना है। अगर घर पे हैमर हो तो एक बार ट्राई कर लेना, अगर हैमर नहीं है तो जब लैब में आओगे तो फिर से प्रैक्टिस करके देख लेना। तुम्हें 3 पोजीशन करनी होती है हर एक जर्क की, मतलब मेन जो भी है बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, नी और एंकल, इन सबको 3 अलग अलग पोजीशंस में दिखाना होता है। कोई कोई एग्जामिनर सिंगल पोजीशन में मान जाते हैं, कोई एग्जामिनर कहते हैं कि और पोजीशन भी करके दिखाओ। सो अब जो डायग्राम यहाँ पे फोटो बनी हुई है इसमें क्या है, ये पोजीशन वो है आपका सब्जेक्ट बिल्कुल लेटा हुआ है। सो सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन से पहले ये याद रखना, नंबर 1 डॉक्टर जो होगा वो राइट साइड में होगा पेशेंट के। सेकंड, यू विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द सब्जेक्ट। ये लिए तुमने हैमर उठाया और सीधा ही उसको ठोकने लगा, ठीक है। पहले सब्जेक्ट से परमिशन लेना और उसको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना कि तुम ये करने वाले हो और उसको कोई चोट नहीं लगेगी, ये पूर्ण जरूरी है, नहीं तो पहले डर जाएगा, ठीक है। सो डॉक्टर विल स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट। नंबर 2, you will ask the subject to relax and sit comfortably. Then you will explain the procedure to the subject and you will take his permission. अब इसके बाद इसमें उन्होंने क्या करा है, सब्जेक्ट लेटा हुआ है और सब्जेक्ट की बाजू क्या है, डॉक्टर के हाथ में। सो सब्जेक्ट बिल्कुल रिलैक्स रहेगा एंड सब्जेक्ट हैंड रेस्ट ऑन दी, लाइक सब्जेक्ट की आर्म जो होती है वो रेस्ट करेगी डॉक्टर के हैंड पे। और जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, उसकी एल्बो को थोड़ा सा जेंटली फ्लेक्स करेगा और उसके बाइसेप्स के टेंडन को फील करना है। और जो डॉक्टर है वो अपना थंब जो है उसके बाइसेप्स के टेंडन पे रखेगा और फिर उसको वहां पे स्ट्राइक करेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो हैमर की मूवमेंट होगी वो हमेशा रिस्ट के लेवल पे होगी और एंकल के लेवल पे नहीं होगी। हैमर को आपने जो उसकी स्टेम है, जो हैंडल है, उससे पकड़ना है और उसके रबर पैड से नहीं पकड़ना। और जो मूवमेंट होती है दैट शुड बी सिंगल स्मूथ एक्शन और जेंटली होनी चाहिए और बिल्कुल रिस्ट पे मूवमेंट होगी, एल्बो पे मूवमेंट नहीं होगी, शोल्डर पे मूवमेंट नहीं होगी। आपका एल्बो और शोल्डर स्टेबल रहेगा और रिस्ट पे मूवमेंट होगी। अब इस डायग्राम में एक गड़बड़ है, इन्होंने ब्रॉड एंड ऑफ हैमर से हिट करा है। अब बाइसेप्स के हमेशा शॉर्ट पॉइंटेड एंड ऑफ हैमर जो होता है वो यूज करते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, फॉर बाइसेप्स वी ऑलवेज यूज द शॉर्ट पॉइंटेड एंड ऑफ द हैमर, वी डू नॉट यूज द ब्रॉड एंड। तो आप इसको ध्यान से देखो, कॉन्ट्रैक्शन देखिए, कॉन्ट्रैक्शन विजिबल हुई किसी को? इसमें भी यही करा है। सब्जेक्ट इज सिटिंग कंफर्टेबली ऑन द काउच विद हिज हैंड्स रेस्टिंग ऑन द थाई। या तो आप उसके हाथ ऐसे ही बिल्कुल थाई पे रिलैक्स रखवा दो या फिर अपने हाथ पर उसके हाथ को रखवा दो। तो आपको सब्जेक्ट को यही बोलना है कि वो अपने हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ दे, तो पूरा वेट जो है उसके हाथों का आपके हाथ पे होना चाहिए। मतलब अगर आप अपना हाथ हटाओ तो उसका हाथ गिर जाए, इतना लूज उसको छोड़ना है, उसको बिल्कुल ही अपने कंट्रोल में नहीं रखना है। और अब यहाँ पे जैसे उसने करा है थाई पे रखा हुआ है उसका हाथ, तो बाइसेप्स के टेंडन को फील करा है। तो यहाँ पे उन्होंने फिंगर रखी है अपनी, आप मेनली अपना थंब रखोगे और मूवमेंट जैसे देख रहे हो हैमर की, सिर्फ रिस्ट मूव कर रही है। यहाँ पे शोल्डर और एल्बो विजिबल नहीं है, बट शोल्डर और एल्बो विजिबल मतलब मूव नहीं करेगा, सिर्फ रिस्ट मूव कर रही है। और वो क्या कर रहा है, उसके बाइसेप्स से जैसे ही स्ट्राइक कर रहा है एक सिंगल फोर्स से, तो उसकी बाइसेप्स क्या होती है इमीडिएटली थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब फुल फ्लेक्शन नहीं होगा, आपको हल्का सा बस एक
फ्लिकर और कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। और कॉन्ट्रैक्शन मेन उसके हाथ की मूवमेंट पे मत जाना, मेन उसके कॉन्ट्रैक्शन आप देखने की कोशिश करना जो बाइसेप्स है आगे की तरफ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या नहीं, या मे बी अगर हाथ टाइट है तब आप पूरे हाथ पे फोकस रख सकते हो कि थोड़ा सा जर्क आना चाहिए हाथ पे। समझ में आया ये? तो ये एक और पोजीशन है, इसमें ज्यादा क्लियर होगा। बाइसेप्स पे हिट करना है, बाइसेप्स के टेंडन को फील करना है, अपना हैमर आपको मूव करना है जेंटली, मूवमेंट जो होगी वो रिस्ट पे होनी चाहिए आपके हैमर की, और रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बाइसेप्स, जैसे देख रहे हो हाथ थोड़ा ऊपर जा रहा है। समझ में आया? यस मैम। अगर घर पे हैमर है तो प्रैक्टिस करना, नहीं है तो लैब में आओगे तो दोबारा डेमो दिखा देना, तो थ्योरी ये सारी रहेगी। अब सुपिनेटर जो सुपिनेटर मसल में होगी, आप उसको सुपिनेटर के लिए क्या करते हो, आप फोरआर्म को रिलैक्स करते हो और उसको प्रोनेटेड स्टेट में, सुपिनेशन प्रोनेशन को पता है ना? यस मैम। ठीक है, तो प्रोनेटेड स्टेट में पेशेंट की बॉडी पे आप उसके फोरआर्म को रिलैक्स करके प्लेस करोगे और ट्राई करोगे लोअर एंड ऑफ द रेडियस को। फिर उसके बाद आपको वही मूवमेंट देखनी है फोरआर्म पे और फिंगर पे, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी जो रेडियस की। तो जैसे इन्होंने पोजीशन बनाई है, लेट या डिवाइड पोजीशन, अगर सब्जेक्ट लेटा हुआ है तो इस पोजीशन में, अगर बैठा हुआ है तो अगेन वही थाई पे बिल्कुल रिलैक्स रखे, यहाँ पे अपनी आंख नीचे रखोगे तो फिर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ोगे। ये जैसे इन्होंने करा, रेडियस के वहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, रेडियल बोन का होती है, जो थंब वाली साइड है वहाँ पे रेडियल बोन होती है, तो वो स्टाइलॉइड प्रोसेस में आप सिंगल जर्क पे हिट कर रहे हो और इमीडिएटली क्या हो रही है उसकी हैंड में थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सुपिनेशन होने की कोशिश, तो एकदम पूरा भी सुपिनेट नहीं होगा, बस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आती है और मूवमेंट होनी है रिस्ट पे होनी है हैमर के लिए। और जैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है हैमर, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कैसे पकड़ा हुआ है, तो हैमर को ऐसे ही हैंडल से पकड़ना है, ऑलमोस्ट लोअर एंड से थोड़ा ऊपर, और इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में पकड़ना है। जैसे आप पेन को पकड़ते हो बहुत ही इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, वैसे ही आपको हैमर को पकड़ना है इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, एंड द मूवमेंट शुड ओनली बी एट रिस्ट, रिस्ट के अलावा कहीं और मूवमेंट नहीं होगी। तो इसमें भी वही सुपिनेटर जर्की करने, रिलैक्स करा पेशेंट की आर्म को, उसकी थाई पे प्लेस करा आराम से रिलैक्स करके, और फिर स्टाइलॉइड प्रोसेस से थोड़ा ऊपर हिट करना है हैमर से। तो जैसे देख रहे हो यहाँ पे इनका हैमर अलग है, बट जो हमारी लैब में हैमर है वो वही ट्राइंगल शेप वाला है, और ट्राइंगल के जो नैरो एंड होता है उससे हिट करना है। सो ये याद रखना, नैरो एंड से ही हिट करोगे बाइसेप्स पे भी और सुपिनेटर दोनों पे नैरो एंड से। अब ट्राइसेप्स जर्क में भी अगेन आपने अगर पेशेंट इज लाइंग सुपाइन, देन यू विल प्लेस द हैंड ऑन हिज एब्डोमेन, रिलैक्स रखना है और पीछे ट्राइसेप्स वाली पोजीशन पे स्टाइलॉइड, जो यहाँ पे अल्नर बोन होती है, यहाँ पे जो हमारा एल्बो है, एल्बो पे आपने हिट करना है 5 सेंटीमीटर अबव द एल्बो। सो मेनली यहाँ पे जो प्रोट्रूबरेंस फील होती है, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस और वो वाला जो फील होगा उसको फील करना और उससे थोड़ा सा ऊपर
वहां पे ट्राइसेप्स के टेंडन पे हिट करना है और इसी टेंडन पे हमारे क्या होंगे मसल स्पिंडल, सो वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब जैसे इन्होंने करा है ब्रॉड एंड ऑफ हैमर से स्टिमुलेट करा है, सो ट्राइसेप्स में याद रखना ट्राइसेप्स में भी यूज ब्रॉड एंड ऑफ द हैमर, सो बाइसेप्स में नैरो एंड यूज करते हैं, सुपिनेटर में भी नैरो एंड यूज करते हैं और ट्राइसेप्स में ब्रॉड एंड मोटा एंड जो होता है हैमर का वो यूज करते हैं। नेक्स्ट सो अब इस पोजीशन में क्या है, ये सिटिंग पोजीशन है। इसमें क्या करते हैं पेशेंट की आर्म, मान लो आपने जैसे लेफ्ट आर्म टेस्ट करनी है तो उसका लेफ्ट हैंड जो होता है वो राइट शोल्डर पे प्लेस कर देंगे। एक पोजीशन तो ये है और दूसरी होती है, एक तो लेट के हो गई सिटिंग में, एक पोजीशन ये है और एक थर्ड पोजीशन होती है आर्म एबडक्ट करके हैंगिंग डाउन पोजीशन में। सो वो हैंगिंग डाउन पोजीशन लैब में समझ लेना, बट अब यहाँ पे क्या करना है, उन्होंने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है बट आप उसके हाथ को शोल्डर पे भी प्लेस कर सकते हो, ऑपोजिट शोल्डर पे। सो जैसे ही आप ऑपोजिट शोल्डर पे प्लेस करोगे फिर अगेन एल्बो से थोड़ा ऊपर आपने हिट करना है, ओलेक्रानॉन प्रोसेस फील करना और उससे थोड़ा सा ऊपर हिट करना है, सिंगल स्मूथ एक्शन एट द लेवल ऑफ रिस्ट। सो अगेन उससे ट्राइसेप्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन विजिबल होगी। अब जॉ जर्क में क्या करते हैं, जॉ जर्क नॉर्मली भी कभी कभी नहीं आता है बट अगर बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड आ रहा है, मतलब बहुत रैपिड क्लोजर हो रही है जॉ की, देन इट इज एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या है, बहुत ही स्लाइट क्लोजर होगी बट कभी कभी वो इवन इन द नॉर्मल केसेस इट इज एब्सेंट। सो आपने करना क्या होता है, पेशेंट को बोलते हो अपना मुंह थोड़ा सा खोले, आ करे, और जैसे ही वो मुंह खोलेगा उसकी जॉ पे अपना थंब या फिंगर प्लेस करनी है बीच में एकदम चिन के, और वहां पे हैमर के नैरो एंड से, जैसे इनका तो सर्कुलर हैमर है बट जो हमारे पास ट्राइंगुलर हैमर है उस रबर के ट्राइंगल का जो नैरो एंड है उससे हिट करना है और जॉ क्या होगा, थोड़ा सा क्लोज होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें कर रहे हैं उसके जॉ को थोड़ा सा खोला है, फिर वहां पे अपनी फिंगर या थंब प्लेस करना है और उस पे हिट करना है और जॉ क्या होगा, हल्की सी क्लोज होगी। नेक्स्ट अब लोअर लिम्ब में नी जर्क में अगेन ब्रॉड एंड ऑफ द हैमर यूज करना है। तो ये लिख लो, तो नैरो एंड ऑफ हैमर जो होता है वो यूज करना है ओनली फॉर बाइसेप्स, सुपिनेटर एंड जॉ जर्क। इनके लिए नैरो एंड यूज करते हैं, जो ट्राइंगल का नैरो एंड है, और जो रबर ट्राइंगल का ब्रॉड एंड है, बेस है, दैट इज यूज्ड फॉर ट्राइसेप्स, नी जर्क एंड एंकल जर्क। सो अब एंकल जर्क की, नी जर्क के लिए एक पोजीशन तो यही है, पेशेंट को सुपाइन लेटा दो और उसकी नी को थोड़ा सा फ्लेक्स करो बाय प्लेसिंग योर ओन फोरआर्म अंडर द नी, और बिल्कुल रिलैक्स छुड़वाना है, सारा वेट तुम्हारी बाजू पर आना चाहिए, पेशेंट की लेग का, उसके कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद पटेलर टेंडन को टैप करना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है जो ऊपर है पूरी नी पटेला है, पटेला के जस्ट नीचे पटेलर टेंडन होता है। अपनी लेग पे फील करना, वहां पे मोटा मोटा जो फील होता है वो टिबियल ट्यूबरोसिटी है, बिल्कुल वहीं पे स्ट्राइक करोगे और इमिडिएटली क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ नी होती है, नी सीधा होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगी क्वाड्रिसेप्स मसल की। नेक्स्ट
सो दिस इज द सेकेंड पोजीशन। जब पेशेंट बैठा हुआ है तब तुम उसकी लेग को ऐसे हैंगिंग डाउन रखोगे और उसके नी पे टैप करोगे जब वो स्टूल से हैंगिंग डाउन है। एक और पोजीशन होती है क्रॉस लेग वाली, वो तुम लैब में सीख। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पटेलर टेंडन पे टैप कर रहे हैं, टिबियल ट्यूबरोसिटी पे, और जैसे दिख रहा है नी क्या हो रही है, स्लाइटली आगे जा रही है, एक्सटेंड हो रही है। सो दिस इज नी जर्क। एंकल जर्क, एंकल जर्क में भी ब्रॉड एंड ही करते हैं। सो एक पोजीशन तो यही है जब आप पेशेंट को लिटा दोगे और उसकी एंकल जो होता है, मतलब लेग को थोड़ा फ्लेक्स करके दूसरी लेग पे प्लेस करना है, अपना हैंड उसके एंकल पे रखना है, मतलब नीचे पैर के सोल पे, और उसको सोल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करना है, हैंड से थोड़ा ऊपर को फोर्स लगाना है, और फिर पीछे जो टेंडन है, मतलब जो टेंडो एक्लीस होता है, टीए टेंडन, वहां पे स्ट्राइक करना है अपने ब्रॉड एंड ऑफ द हैमर से, और रिजल्ट में क्या होती है, काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट होता है। तो एक पोजीशन तो यही है जब आप लिटा के करोगे। नेक्स्ट, और एक होती है उसको बैठा के भी कर सकते हो। जैसे ये वाली पोजीशन में जब वो बैठा हुआ है, पैर नीचे हैंग कर रहा है, तो हमने उसके पैर को पहले हल्का सा सपोर्ट करा है, फिर पीछे टीए टेंडन पे स्ट्राइक करा है, और रिजल्ट में क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन। तो प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है, फुट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, वो प्लांटर फ्लेक्शन है। और डॉर्सी फ्लेक्शन क्या होता है, जब पैर ऊपर की तरफ आता है, तो इसके रिजल्ट में क्या होगी, प्लांटर फ्लेक्शन, पैर थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। सो सारे रिफ्लेक्सेस हो गए ये। अगर हैमर है घर पे तो प्रैक्टिस करना, नहीं है तो ये सब थ्योरी पढ़ के रखना और ह्यूमन लैब में प्रैक्टिस करना। ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में। ग्रेडिंग ऑफ रिफ्लेक्सेस, ग्रेड 0 इज एब्सेंट, ग्रेड 1 प्रेजेंट है, ग्रेड 2 ब्रिस्क, इसमें ब्रिस्क के बाद ये भी लिख लो, लाइक एंकल जर्क। तो जैसे एंकल जर्क में रिफ्लेक्स आता है वैसे ही आएगा। ग्रेड 3 इज वेरी ब्रिस्क लाइक नी जर्क, एंड ग्रेड 4 इज क्लोनस। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है, अगर ग्रेड 0 है मतलब रिफ्लेक्स एब्सेंट है, तो इट इज एब्सेंट इन केसेस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ग्रेड 1 प्रेजेंट इज नॉर्मल बट थोड़ा सा स्लगिश भी होगा, बट so it may indicate any neuropathy. Grade 2 is brisk like ankle jerk, it is normal. Grade 3 is very brisk like knee jerk, it may indicate upper motor neuron। मतलब जैसे knee jerk आता है वैसा ही रिफ्लेक्स मान लो आपको बाइसेप्स में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो सकता है। पर अगर ग्रेड 4 है यानी क्लोनस प्रेजेंट है, then it is an upper motor neuron lesion. So if the reflex is not elicited, this is important. मान लो अगर किसी का रिफ्लेक्स नहीं आया तो जरूरी नहीं है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ही हो। इस टाइम पे आप क्या करते हो, गामा डिस्चार्ज को बढ़ाते हो। सो जैसे मैंने मसल स्पिंडल में बताया था, 1A और 2 फाइबर स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं और वहां पे अल्फा न्यूरॉन्स और गामा न्यूरॉन्स होते हैं, और वहां से अल्टीमेटली फाइबर्स निकलते हैं, अल्फा फाइबर और गामा फाइबर, जो कि इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल को सप्लाई करते हैं। तो अगर रिफ्लेक्स नहीं आता है, देन यू इंक्रीज द गामा इफरेंट डिस्चार्ज। नाउ नॉर्मली क्या कॉजेज होते हैं इंक्रीज डिस्चार्ज के, एंजाइटी। सो अगर मान लो किसी पेशेंट का रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा आ रहा है, then it is not necessary कि वो अपर मोटर न्यूरॉन की वजह से ही आ रहा है, उसका कॉज एंजाइटी भी हो सकता है।
देन सेकेंडली यू विल डू मेंटल एरिथमेटिक, मतलब मान लो आप कर रहे हो क्लास में एग्जाम में और सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप उसकी गामा डिस्चार्ज को कैसे बढ़ा सकते हो? मेंटल अरिथमेटिक करा के, मतलब या तो आप इस सब्जेक्ट को बोलो कि वो 100 में से 7 माइनस करे इन रिवर्स मैथड, मतलब 100 माइनस 7 जैसे 93 हुआ, फिर 93 में से अगेन 7 सब्ट्रैक्ट करे, ऐसे ही करता जाए। देन यू कैन डिस्ट्रैक्ट द सब्जेक्ट, मतलब या तो उससे पूछो उसने कल क्या खाया था या कौन सी मूवी देखी, कुछ भी, तो डिस्ट्रैक्ट करना है अपने सब्जेक्ट को और फिर रिफ्लेक्स एलिसिट करने की कोशिश करो। और लास्ट में एक होता है जेंडरेसिक्स मैनूवर। So if reflex is not elicited, then you can do all these things: mental arithmetic, you can distract the subject, or you can do genderesics maneuver. और अगर फिजियोलॉजिकली आपको ज्यादा मिल रहा है तो उसका फिजियोलॉजिकल कॉज होता है एंजाइटी। नाउ जेंडरेसिक्स मैनूवर या रीइंफोर्समेंट क्या है? वॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन है कहीं पे भी बॉडी में। इट विल इंक्रीज द सेंसिटिविटी टू स्ट्रेच रिफ्लेक्स या टेंडन रिफ्लेक्स। तो ये जो हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स। सो आप इसको एनहांस कैसे करते हो? गामा डिस्चार्ज को बढ़ा के, बिकॉज इट सप्लाइज द मसल स्पिंडल। अब इसकी टेक्निक क्या है जेंडरेसिक्स मैनूवर की? यू विल आस्क द पर्सन टू क्लेंच हिज फिस्ट, मतलब अपने दोनों हाथ ऐसे ही आपस में अड़ा ले, फिर दोनों एल्बो को उसने दूर दूर करना है। तो एक मेथड तो यही है जेंडरेसिक्स मैनूवर का, और दूसरा क्या है? क्लेंच द टीथ। उसको टीथ बोलो क्लेंच करने के लिए। सो एक मेथड वो है, और दूसरा यही है कि फिस्ट को आपस में ऐसे फिक्स करके पर्सन हैज टू पुल द एल्बो अपार्ट। सो इसमें भी वही फिस्ट और अपर लिम्ब के लिए आप क्लेंच कर सकते हो टीथ को, या फिर थाई को स्क्वीज करो। लोअर एक्सट्रीमिटीज में लॉक द फिंगर्स एंड पुल देम अगेंस्ट वन अनदर। तो जैसे वो नी रिफ्लेक्स के टाइम पे क्या कर रहे हैं, पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं अपनी जो फिंगर्स हैं उनको लॉक करके दूर खींचे, और साथ में जो डॉक्टर है वो नी रिफ्लेक्स टेस्ट कर रहा है। तो अगर आप कोई भी रिफ्लेक्स टेस्ट कर रहे हो, देन उस टाइम पे यू कैन यूज दीज जेंडरेसिक्स मैनूवर। सो एबनॉर्मेलिटीज क्या हो सकती हैं? एग्जैजरेशन हो सकता है या डिमिनिश हो सकता है। एग्जैजरेशन हो सकता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, और क्लोनस जो होता है वो भी हो सकता है, and it can also be due to some other reflexogenic zone. Now pendular movement, ये तुम पढ़ोगे जब सेरिबेलम पढ़ाया जाएगा। तो सेरिबेलर अगर लीजन होता है, सेरिबेलम इन्वॉल्व है, उस केसेस में जब आप नी जर्क रिफ्लेक्स टेस्ट करते हो, तो नॉर्मली वो एक पॉइंट पे आकर अपने आप स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो स्टॉप नहीं होगा, और नी जो होगी वो पेंडुलम की तरह मूव करती रहेगी, मतलब आगे पीछे होती रहेगी। तो ये होता है सेरिबेलर लीजन। What is clonus? Clonus is a violent contraction, and it is actually when you give a jerk to the muscle, मतलब जैसे आपने एंकल पे जर्क देते हो तो रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स होती है, मतलब एंकल अपने आप
ऊपर नीचे, डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन बहुत ही रैपिडली होता है. सो दिस इज नोन एज क्लोनस, और ये एसोसिएटेड होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, लाइक स्ट्रोक या स्पाइनल कॉर्ड डैमेज. सो क्लोनस आपका एंकल जर्क पे भी मतलब एंकल क्लोनस भी हो सकता है या फिर नी क्लोनस भी हो सकता है. अगर आप नी पे कर रहे हो तो वो नी क्लोनस देगा, और अगर एंकल पे आ रहा है तो एंकल क्लोनस. तो इसमें ये ऐसे आप रैपिडली डॉर्सिफ्लेक्शन करते हो फुट का और इमीडिएटली उसको रिलीज कर देते हो. सो उसकी वजह से क्या होता है, रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स होती हैं फुट में, दैट इज नोन एज क्लोनस. जैसे इसमें करते हैं, पेशेंट की एंकल को पहले सपोर्ट करा और एक अपवर्ड थ्रस्ट दिया उसके सोल पे, मतलब एक रैपिड डॉर्सिफ्लेक्स करके आपने छोड़ दिया और फुट क्या हो रहा है, रैपिडली ऊपर नीचे हो रहा है. प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन रैपिडली हो रही है. सो दिस इज नोन एज क्लोनस. Now the causes of, now why is the deep tendon reflex exaggerated in upper motor neuron? Because there is loss of an inhibitory influence on gamma motor neurons by the corticospinal tract. So अगर हमारी थ्योरी में अपर मोटर न्यूरॉन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन आगे हो गया है तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो अभी होगा. सो मेनली अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हमारे गामा फाइबर्स पे जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में. सो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नॉर्मली इनहिबिट करता है गामा मोटर न्यूरॉन्स को. सो अपर मोटर न्यूरॉन में क्या हो गया, ये ट्रैक्ट कट हो गया. सो एक इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस चला गया गामा मोटर न्यूरॉन्स पे, इसीलिए डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होगा, एग्जैजरेट हो जाएगा अपर मोटर न्यूरॉन में, मतलब ज्यादा आएगा. और लोअर मोटर न्यूरॉन में एबॉलिश क्यों हो जाएगा, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन में लोअर पार्ट कट होता है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से इफरेंट निकल रही है वहां पे लीजन है. सो इफरेंट पाथवे ही कट हो गया. सो इसलिए डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता है, एबॉलिश हो जाता है लोअर मोटर न्यूरॉन में. सो ये वाइवा में पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, and why the reflex is exaggerated in upper motor neuron, because the inhibitory influence by corticospinal tract on gamma motor neurons is lost. So वो exaggerate हो जाएगा. और abolish क्यों होता है लोअर मोटर न्यूरॉन में, क्योंकि efferent pathway जो होता है वो कट हो जाता है.